क्या सबसे प्रमुख कारण है जिसके चलते आजकल जैसे देखो जॉइंट्स पेन, बैक पेन, सर्वाइकल, साइटिका, इस तरह के इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये ना डिजीजेज आजकल वाइट कॉलर डिजीजेस की तरह हो गई है। ज़्यादातर उन्हीं को जो हमेशा लैपटॉप के आगे बैठे हैं उनका स्क्रीन टाइम ही 6 से 7 घंटे 8 घंटे तक है। ओके, और अगर कोई वजन कम करना चाहता है तो इन जनरल उसको रिड्यूस करना है तो अपने खाने की चीज़ों को बदल दो। उसमें आपको ऐसा खाना खाना है जिससे आपका पेट तो भरे बट उसमें बहुत ज़्यादा हैवी कंटेंट ना हो। जैसे मैं खिचड़ी की बात करूँ, डॉक्टर साहब मैंने आपकी चाय वाली वीडियो देखी थी, आप बता रहे थे कि चाय हम गलत तरीके से बना रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। पहली चीज़ क्या होता है, उसमें आप सबसे पहले चाय पत्ती डालते हैं, वो सबसे गलत है। चाय पत्ती, अभी तो मैं ये बोलूँ कि ओरिजिनल जो चाय है ना वो आपको इंडिया में मिलती ही नहीं है। हेयरफॉल के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर डैंड्रफ के चलते भी हेयरफॉल होना प्रारंभ हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? नमस्कार, विमर्श के एक और बहुत ही शानदार पॉडकास्ट में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर रॉबिन शर्मा और हमारे इस पॉडकास्ट विमर्श का उद्देश्य है आयुर्वेद या फिर हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ऑथेंटिक जानकारी विस्तार में आप लोगों के सामने लेकर आना जिसे जानने की वाकई आप लोगों को सख्त जरूरत है। और आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास मेहमान जो आयुर्वेद के माध्यम से हजारों लोगों का जीवन बदलते आ रही है। आज हमारे साथ है डॉक्टर अंकित अग्रवाल, एमडी आयुर्वेदा, देहरादून के एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेद विशेषज्ञ। सोशल मीडिया पर तुलसी आयुर्वेद के जरिए लाखों लोगों को आयुर्वेद की सच्ची और प्रमाणिक जानकारी ये देते आ रही है। डॉक्टर अग्रवाल अब तक 20 से भी ज्यादा देशों में 45,000 से भी ज्यादा लोगों की सेहत को सुधारने में मदद कर चुके हैं। और सबसे खास बात, डॉक्टर अंकित आम जनता के साथ साथ आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स में भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। आज के इस खास पॉडकास्ट में आपको अपनी ढेरों समस्याओं के ऐसे सरल पर सटीक समाधान मिलने वाले हैं जिन्हें जानकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना देर के प्रारंभ करते हैं विमर्श के इस बहुत ही खास एपिसोड को। डॉक्टर अंकित, आप मुझे ये बताइए कि जोड़ों के दर्द की समस्या के लिए अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले आप उसे क्या करने के लिए कहेंगे, क्या नहीं खाना, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे। देखो, जोड़ों का दर्द की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले वात की ही बात आती है। और वात ऐसी चीज़ें हैं, अब आयुर्वेद में बताया कि अगर आपको कोई भी बीमारी ठीक करनी है तो निदान परिवर्जन करना। जिस वजह से बीमारी बन रही है सबसे पहले उसको ख़त्म करो। तो वात किन चीज़ों से बढ़ता है? अगर आप एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो रूक्ष है, सूखा है, हरा है, पत्ते वाली जो सब्जियां होती है स्पेशली सरसों, राई, पालक, मेथी, इन चीज़ों से बढ़ता है, मटर से बढ़ता है, गोभी से बढ़ता है। इन चीज़ों को जितना हो सके उतना रिड्यूस करें और अपनी बॉडी को देखें कि क्या किस कंडीशन की वजह से वो बीमारी हुई है और उसको रिड्यूस करते जाए। अच्छा, ये आपने बात की क्या नहीं खाना, क्या खाना चाहिए? खाने की अगर हम बात करें तो मतलब मैं स्पेशली बोलूँगा कि आप सबसे पहले तो अपना खाने में जो भी सब्जियाँ, जो भी सीज़न के अकॉर्डिंग पहले तो वो चूज़ करना शुरू करें। आजकल 12 महीने सारी सब्जी मिलती है बट वो सही तरीका नहीं है। भिंडी जिस सीज़न में आप वो सीज़न में खाओ, मूली जिस सीज़न में आप उस सीज़न में खाओ। अब जैसे सर्दी आ रही है, मूली शुरू हो जाएगी तो मूली आपके लिए अच्छी है, गाजर आपके लिए अच्छी है। जैसे अगर हम बात करें कि पहाड़ों में जो ये मिलता है लहसुन जो मिलता है, पहाड़ों का लहसुन रहता है और प्याज रहता है, आप इनको अगर यूज़ करते हैं इस सीज़न में स्पेशली तो ये आपके लिए अच्छा रहता है। वात को बैलेंस भी करता है और आपके जो गट है, जो आपके अग्नि रहती है, जठराग्नि रहती है, उसको भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा बैलेंस करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये और बताइए कि ये तो हमने खाने पीने की चीज़ों पर, जो सबसे ज़्यादा चीज़ हम कंज्यूम करते हैं वो है अनाज। बिल्कुल। सबसे अच्छा अनाज कौन सा रहता है, ख़ास तौर पे जॉइंट्स पेन के कंडीशन के लिए? अगर कोई वात दुष्टि के चलते कोई आ रहा है आपके पास पेशेंट, तो सबसे अच्छा अनाज कौन सा रहता है उसके? एक तो आपको अपने अनाज में आपको जौ ऐड करना चाहिए। जौ को आप ऐड करें। अगर आप आटे को बिल्कुल रिप्लेस नहीं कर सकते तो आटे के अंदर ही आप जौ को ऐड करना शुरू करें। उसके साथ बाजरा अगर आप ऐड कर सकते हैं तो बाजरे को भी ऐड करें। पर डॉक्टर साहब, जो रुक्ष नहीं होता? जो रूक्ष होता है उसकी नेचर होती है बट उसके साथ वो डायूरेटिक भी होता है। ओके। वो आपके वात और कफ दोनों को बैलेंस फॉर्म में रखेगा। देखिए, हर चीज़ हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है बट हमें ये देखना होगा किस टाइम कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, तो उस हिसाब से आपको लेना है उसको। और एक लिमिटेड क्वांटिटी में, ऐसा नहीं कि पूरा जौ को ही रिप्लेस करना है, आपको सिर्फ जौ ही जौ खाना है।
कम क्वांटिटी में लेना है। मतलब हफ्ते में आप सोचिए 3 से 4 बार अगर आप लेते हैं तो वो सफिशिएंट है। बट आटा अगर आप जितना कम कर सके उतना अच्छा है। मिलेट्स की तरफ आप ज़्यादा जाएँ। मिक्स ग्रेन की आपने बात की, तो मिक्स ग्रेन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? आपका क्या विचार है इस पे? सारा नहीं खाना चाहिए, सारा मिक्स ग्रेन नहीं होना सारा चाहिए। मतलब? सारा मतलब आज जैसे होता है कि आप 5 ग्रेन है इसके अंदर, 6 ग्रेन है इसके अंदर, वैसा नहीं। आप थोड़ा सा ये देखो कि आपकी बॉडी की नीड क्या है। अगर आपको लगता है कि आपको डाइजेशन थोड़ा सा हैवी रहता है तो आप चने की तरफ आ सकते हैं। आप अगर आपको लगता है कि आपको बोन डिफिशियंसी हो रही है, वीकनेस आ रही है, तो आप बाजरे की तरफ आ सकते हैं। ऐसे करके आपको चूज़ करना चाहिए। 2 या 3 चल सकता है, इतना सफिशिएंट है। आप उसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर सकते हैं, बट सारा नहीं एक और साथ। कोशिश यही करनी चाहिए कि सिंगल खाएं तो वो ज़्यादा सिंगल है। खाए तो सबसे अच्छा है। अच्छा, मुझे आपने ये निदान परिवर्जन की बात की, तो क्या सबसे प्रमुख कारण है जिसके चलते आजकल जैसे देखो जॉइंट्स पेन, बैक पेन, सर्वाइकल, साइटिका, इस तरह के इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं? ये ना डिजीज़ेज़ आजकल वाइट कॉलर डिजीज़ेज़ की तरह हो गई है। ज़्यादातर उन लोगों को है जिनका सिटिंग वर्क बहुत ज़्यादा है। जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है। ज़्यादातर उन्हीं को जो हमेशा लैपटॉप के आगे बैठे हैं, उनका स्क्रीन टाइम ही 6 से 7 घंटे, 8 घंटे तक है, कंटिन्यूअसली बैठे हैं। तो एक पोस्चर बन जाता है जिसमें बॉडी कंफर्टेबल हो जाती है। एंड उसी में आपकी मस्कुलर स्टिफनेस शुरू होती है। उसी से ही आपका स्पाइनल डेविएशन स्टार्ट होता है, स्कोलियोसिस होने शुरू होते हैं। एंड आप सोचिए, आप अगर सीधा बैठे हैं तो आपका वर्कलोड जो है नेक पर वो 0 है, पर जैसे ही आप झुक के बैठेंगे तो वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। मोबाइल तो आजकल झुक के ही देखते हैं सारे ज़्यादातर। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई इनिशियल फेस में है, जिसको लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत होना स्टार्ट हो गया, तो वो अगर घर पे कुछ करना चाहे तो क्या कर सकता है? सबसे पहला प्रिकॉशन तो यही है कि आपको अपनी सिटिंग पोस्चर को बैलेंस करना है। थोड़ा सा इरेक्ट करें, सीधा बैठना शुरू करें। कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज करें, जैसे स्पाइनल ट्रैक्शन होता है, आप उसको अपने घर में बैठ के आप इजी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा फोरहेड पे प्रेशर लगाएंगे, काउंटर प्रेशर लगाएंगे नेक से, तो वो आपके लिए सबसे पहली चीज़ आप ये करें। झुक के काम करना, वज़न उठाना, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। उस टाइम आपको रेस्ट देना है। उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम बात की वजह से जैसे आती है, तो उसके लिए स्नेहन सबसे अच्छी चीज़ है। तो आप बेसिक घर में जो भी आपके पास तेल है प्रेफर करें। अगर आप मिड एज में नहीं हैं तो आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। अगर मिड एज में हैं तो उसको, सरसों को आप अवॉइड करें। तिल का तेल आप यूज़ करें, हल्का सा गर्म करके उसको मसाज अगर आप डेली करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और खाने में भी तेल का या फिर कि कौन से तेल का प्रयोग करना चाहिए या घी का प्रयोग करना चाहिए? घी तो खाने में पकाने में यूज़ नहीं करना चाहिए आपको। अच्छा। खाने में ऊपर से आप ऐड करें तो ज़्यादा बेटर है, उसके अंदर पकाएं नहीं, क्योंकि वो फिर ट्रांस फैट में कन्वर्ट होता है, फिर आपका सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड जाता है। पर घी बेनिफिशियल है तो ऐड ज़रूर करें, क्योंकि वो लुब्रिकेशन भी देता है आपके जॉइंट्स को। और घी को बताया घृतम पित्त अनिलहरम, पित्त और वात दोनों को बैलेंस करता है, तो डाइजेशन भी अच्छा रखेगा, वात को भी बैलेंस रखेगा। इन जनरल कुकिंग में यूज़ करना है, आप मस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं। रिफाइन तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, मस्टर्ड आप यूज़ करें। आप तिल के तेल में अगर खाना बना सकते हैं उसको करें। लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं तो आप मस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं उसमें। और हमारे डाइजेशन का कोई रोल है आपस में, मतलब डाइजेशन का और हमारे जो जॉइंट्स हेल्थ है उनका आपस में कोई रोल है? जब कोई भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद एक फॉर्म होती है, जब आम कंडीशन जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद में। आम क्या होता है, जब भी आपने खाना खाया, मान लीजिए आज आपने एक रोटी खाई है पर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, वीक है, तो आपने खाया 50% वो डाइजेस्ट हुआ, 50% वो बॉडी में स्टोर हो गया। जो 50% मिला उससे आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, उसी से आपका मल बनेगा। पर जो स्टोर हो गया वो आपकी बॉडी में रहेगा तब तक जब तक वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट ना हो। 1-2 दिन अगर वो चलता रहा, डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है, उससे आम अवस्था बनती है। वही आम जब वात ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको वात पूरे शरीर में घूमता रहता है। वो आम जब एक स्थान पे जाता है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई नेक बहुत ज़्यादा टिल्ट करके बैठा है, तो वो धीरे धीरे उसमें एक्यूमुलेशन करके वहाँ पे व्याधि को उत्पन्न करता है, डिजीज़ क्रिएट कर देता है। तो यहाँ से मतलब अगर कोई जॉइंट पेन आ रहा है तो आप ये मत सोचिए कि कल तो मैं ठीक था, आज प्रॉब्लम हो गई। वो प्रॉब्लम आपकी बॉडी में कई महीनों या सालों से हो सकता है वो चल रही हो। क्या रीज़न ये, मतलब आम जो है, अगर हम इसको टॉक्सिन्स कहें तो ऑलमोस्ट सेम है ये चीज़ें, या कह सकते हैं टॉक्सिन एक पार्ट उसको कह सकते हैं, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड की तरह है, वो टॉक्सिन की तरह बॉडी में रहता है और उसी की तरह वो बीमारी भी करता है। आयुर्वेद में बहुत टर्म्स हैं इसके, बट समझने के लिए हम उसको टॉक्सिन तो कह सकते क्या खराब डाइजेशन ही सबसे प्रमुख कारण है आम दोष की उत्पत्ति का, या फिर अन्य कारण भी? हैं। प्राइमरी रीज़न जो है वो आपका खराब डाइजेशन ही है। और
अगर मैं ये कहूँ कि विरुद्ध आहार का इसके अंदर क्या रोल है तो फिर? विरुद्ध आहार एक ऐसा आहार हुआ कि अगर आप उसको सेपरेट खाते हैं वो बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, बट अगर आप उसको कंबाइन करते हैं तो वो जहर की तरह काम करता है। विरुद्ध आहार वो इनकम्पैटिबल डाइट हुई कि मान लीजिए आप दूध ले रहे हैं, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आप नमक ले रहे हैं, अच्छा है, पर दोनों कंबाइन करेंगे तो विरुद्ध आहार बनेगा। अब विरुद्ध आहार आप लगातार डेली लेते रहेंगे, जैसे सबसे कॉमन इंडियन ब्रेकफास्ट क्या है कि आप पराठा और दूध साथ में ले रहे हैं, अचार ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, अच्छा उसके साथ दही ले रहे हैं, तो ये सारी कंडीशन से क्या होता है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है। तो क्या पराठा भी नहीं लेना चाहिए दही के साथ? दही के साथ, दही तो आयुर्वेद में वैसे ही त्याज्य बताई है, दही लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि दही जो है अभिसंधि है, शरीर के अंदर आपके जितने भी स्रोतस होते हैं उनको रोकने का, ब्लॉकेज क्रिएट करने का काम दही का है। अब दही लेने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। आप उसमें आंवल की चूर्ण डालिए, आंवले का चूर्ण डालिए, हल्दी डालिए, उसके अंदर थोड़ा सा जीरा अजवाइन भून के डालिए, तो ये तरीका है, बट लोग ऐसा करते नहीं है, तो इससे बेटर है कि आप अवॉइड करें या फिर मट्ठे का यूज़ करें आप। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा दही से रिलेटेड ही। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि नमक दही के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए, तो क्या सच्चाई है इसके पीछे या कुछ? नमक नहीं यूज़ करना चाहिए, बट मैंने ये बोला कि अगर आप बाकी चीज़ें ऐड करते हैं तो आप नमक, सेंधा नमक को थोड़ी सी क्वांटिटी में करिए, क्योंकि नमक का एक गुण भी है, वो सूक्ष्म होता है, तो स्रोतों में जो जा भी रहे थोड़ा सा पाचन करने में वो हेल्प कर सकता है, बट सिर्फ नमक और दही ले रहे हैं तो बिल्कुल नहीं करेगा, नुकसान ही देगा। अच्छा, और जो शहद और घी के बारे में सुनने को मिलता है कि ये साथ में मिला के नहीं प्रयोग करना चाहिए, जहर बन जाता है, तो क्या ये सच है? देखिए, शास्त्रों में डेफिनेटली लिखा है कि शहद और घी साथ में नहीं लेना चाहिए, वो जहर बन जाएगा, बट कुछ रिसर्च वर्क इसके ऊपर हुए भी हैं। अगर आप देखें जितने भी कोई भी घर का कोई भी रिचुअल होता है, पूजा होती है, उसमें घी, शहद, पंचामृत ये बनाया जाता है, कम क्वांटिटी में ये जहर नहीं बनता है। ये उस समय की बात है जब सबका उत्तम बल होता था, लोग 2-2 किलो घी पी जाते थे, शहद पी जाते थे, वहाँ पे जाके ये आम अवस्था बनाता है, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली होगा, बट अगर आप कम क्वांटिटी में ले रहे हैं, 1-2 चम्मच साथ में ले रहे हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत और नहीं। वैसे भी ये मात्रा विरुद्ध आहार है, अगर समान मात्रा में लेते हैं तो ही दिक्कत है। तो ही दिक्कत है उसमें, वरना- और कम क्वांटिटी में भी नहीं है, अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं और रेगुलर यूज़ करते हैं तो बीमारी हो। डॉक्टर साहब, मेरे हिसाब से विरुद्ध आहार का एक चीज़ जो मैंने अपने अनुभव में सीखी है कि अगर आपका डाइजेशन ऐसा है कि आप पत्थर भी हजम कर जाते हैं, तो थोड़ा बहुत विरुद्ध आहार आप कंज्यूम कर सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप अवॉइड करें। अब आप ज़बरदस्ती जाकर किसी को डंडे मारेंगे तो चांसेस है ना कि पिटने के, हाँ आप बलिष्ठ हो तो शायद उनसे बच जाओ, पर चांस तो ज़्यादा ही रहेंगे कि है ना पकड़ के पीट दे आपको। बिल्कुल। तो यही विरुद्ध आहार का है बेसिकली, और बहुत सारे लोग इनको बड़ा इग्नोर करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं होता, और कुछ भी खाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि दही में ही पनीर खुद एक विकृत है, और फिर उसको दही में पका रहे हैं, दही गर्म करना है एक और विरुद्ध आहार, और फिर उसके साथ दूध से बना कोई आइटम उसके साथ में साइड डिश के तौर पे वो खा रहे हैं। फूड जितना मॉडिफाई होता जा रहा है उतना डेंजरस होता जा रहा है, क्योंकि अब वो टेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना। फूड इंजीनियरिंग जो है आपके कैसे सेंसेस को जो पैलेटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं उस पर काम कर रही है, हेल्थ के ऊपर नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने जो आम दोष का जिक्र किया, क्या आपने जैसे बताया कि ये जहाँ पर जाकर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है, टॉक्सिन्स जहाँ पर जाकर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है वहाँ पर भी वो प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाके किस तरह की प्रॉब्लम, क्या हर जगह पेन ही करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे 3 दोष हैं शरीर में, तो उनके दोषों के अनुसार भी व्याधि भी अलग होगी, बीमारी बिल्कुल अलग होगी। अगर वात के साथ जुड़ता है तो वात का एक गुण है जिसके अंदर वो पेन करता है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो डिजीजेज होती हैं। आयुर्वेद में जैसे बोले रोगा सर्वव्यापी मंदाग्नि, हाँ जी। जो भी व्याधि होगी वो आपके मंदाग्नि से होगी, और मंदाग्नि होगी तो आम बनेगा, आम बनेगा तो सारी व्याधि होंगी। तो कोई भी व्याधि जो भी हो रही है बॉडी में, वो कहीं ना कहीं उसका रूट कॉज आम है। तो चाहे आज हम कैंसर की बात करें, चाहे हम COPD की बात करें, एस्थमा की बात करें, सोराइसिस की बात करें, एक्जिमा की बात करें, ये कहीं ना कहीं विरुद्ध आहार और आम से ही डिजीज़ होने वाली, मतलब ये ओरिजिनेट वहीं से ही होती है। सोराइसिस और एक्जिमा की आपने जिक्र किया, तो एक और बीमारी है जो शायद आम दोष के चलते ही उत्पन्न होती है, बाकी अच्छे से आप बता पाएंगे, ल्यूकोडर्मा। यस। तो वो भी, उसके पीछे भी यही कारण है? उसके पीछे भी यही कारण है। कई जगह जैसे हम चरक संहिता में बात करें तो उसको
कुष्ठ रोग के अंदर नहीं रखा है, उसको कुष्ठ रोग से अलग हटा के उसी चैप्टर में लास्ट में लिखा गया। उसका रीज़न ये है कि इसको व्याधि तो माना गया है, पर व्याधि का कारण भी बहुत अलग बताया गया है। अच्छा। इसमें कारण कई जगह तो पूर्व कर्मज बताए गए हैं कि आपके पूर्व जन्म से आई है, कई जगह बताया है कि कोई धातु दोष की वजह से आपका हुआ है, कुछ ऐसे कारण बताएंगे कि आपके आम दोष और विरुद्ध आहार से हुआ है। बट आज के प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें, कोई भी स्किन डिजीज अगर आ रही है तो वो हमारे रिलेटेड रहती है हमारे यकृत से, लिवर से। अच्छे। और उसी के अंदर हमारा रंजक पित्त रहता है। हाँ जी। रंजक पित्त दोनों चीज़ करता है, रक्त का भी रंजन जो हमारा ब्लड को एक प्रॉपर कलरेशन देना है, न्यूट्रिशन देना, प्लस हमारी स्किन को भी। तो मेलेनिन डिस्टर्बेंस जहाँ आती है वो उससे कनेक्टेड रहता है और उसी से ही हमारी डिजीज़ क्रिएट होती है। तो ये भी अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो ये इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद आम, वहीं से ये डिजीज़ आती है हमारे आम दोष से, जठराग्नि से, आमाशय से, वहीं से ही बीमारी बनती है और बहुत कॉमन हो गई है। मतलब पहले शायद रेयर दिखती थी, बट आज के टाइम मैं बोलूँगा कि ये डिजीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है। और डॉक्टर साहब, इसके अंदर फर्मेंटेड फूड खाने से क्यों मना करते हैं? सब फर्मेंटेड तो आयुर्वेद में बिल्कुल ही मना है। अच्छा, किसी भी चीज़ के लिए? किसी भी चीज़ में ओके। बेटर है आप बिल्कुल उसको अवॉइड करें। कुछ बहुत रेयर कंडीशंस हैं जिसमें आप दे सकते हैं, जहाँ पे हमें डायरेक्टली इंटेस्टाइन पे जहाँ काम करना है, क्योंकि यहाँ पे आप यीस्ट जनरेट कर रहे हैं, अननेचुरली उसको सार कर रहे हैं, खट्टा कर रहे हैं आप उसको। तो ये चीज़ें अब नेचुरली भी नहीं हो रहा है, आजकल कोई ना कोई प्रोडक्ट उसके अंदर डाल के उसको किया जा रहा है, उसका सोडो बनाया जा रहा है या बेकरी वाली चीज़ें करी जा रही है, तो ये आपके इंटेस्टाइन पर डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है। जो हमारा आज के टाइम में डाइजेशन होना चाहिए उतना तो नहीं है, और हम उसको ओवर पावर करते जा रहे हैं, उसमें और ज़्यादा खाते जा रहे हैं, हेवी लोड बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो बीमारी को बढ़ाता है। और पर बहुत सारे डाइटिशियन ये सलाह देते हैं कि ये तो आपकी गट के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो तो दही भी बोलते हैं कि आपकी गट के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे हमने पेशेंट ऐसे देखे हैं कि उनको ब्लीडिंग पाइल्स हैं और उसमें बोलते हैं आप दही खाओ, आपका लैक्टोबैसिलस है इसके अंदर, वो चलेगा। बट हम किसी भी खाने की एक चीज़ में एक प्रोडक्ट को नहीं पकड़ सकते, है ना। आजकल अश्वगंधा की बात चल रही है, तो अश्वगंधा के अंदर हम एक कंपोनेंट नहीं पकड़ सकते, उसके बहुत सारे कारण हैं, वो सिर्फ एक चीज़ के लिए यूज़ नहीं है। दही के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ एक एल्कोलाइड उसके अंदर काम नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक बात तो और जोड़ना चाहूँगा, मुझे अब याद आ गई थी। दरअसल है ना, हल्दी को लेके ये कहते हैं इसमें करक्यूमिन पाया जाता है और इसका ये है वो है, पर नेचर ने जिस फॉर्म में हमें जो चीज़ दी होती है उसी फॉर्म में उसको यूज़ करना, उसके एक्सट्रैक्ट निकाल के अगर आप, या उसके अंदर से कोई एक्टिव कंपाउंड निकाल के आप यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने पड़ेंगे, अनस्टेबल हो जाता है। हाँ जी। तो और नेचर ने कुल मिला के वो बैलेंस बना कर दिया है कि अगर इसके साइड इफ़ेक्ट है तो वो बहुत हद तक आपके जो अदर इसके कंपोनेंट हैं या जो चीज़ें हैं वो उसको बैलेंस आउट कर देगी। करेक्ट। तो इसी वजह से है ना, आप देखोगे बहुत सारे लीवर के जो स्पेशलिस्ट होते हैं ये कहते हैं कि हल्दी, वो नाम लेते हैं हल्दी का कि हल्दी आपके लीवर को ख़राब कर रही है, जबकि वो ये नहीं कहते कि करक्यूमिन से आपके वो हो रहा है, और वो करक्यूमिन की बात कर रहे होते हैं पर नाम लेंगे हल्दी का। बिल्कुल। तो जिस फॉर्म में प्रकृति हमें जो चीज़ देती है वही प्रयोग करे तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ल्यूकोडर्मा की जो बात हो रही थी, सिवत्र की जो बात हो रही थी, तो ऐसी कंडीशन में कुछ स्पेसिफिक घरेलू उपाय हैं जो कुछ काम कर सकते हैं, या फिर कुछ टॉपिकल कुछ अगर घर पे किया जा सकता हो इनिशियल फेज में? इनिशियल फेज में देखिए, मैं वही चीज़ बोलूँगा, विरुद्ध आहार आप सबसे पहले बंद कर दीजिए और कोशिश करें दूध के साथ तो कोई भी खट्टी और नमक की चीज़ बिल्कुल भी ना लें। ये सबसे पहली चीज़, पहला स्टेप आपको करना है। अगर कोई किसी तरीके का किसी को एडिक्शन है तो वो आपको बंद करना चाहिए। खट्टी चीज़ें आपको बिल्कुल उसमें अवॉइड करनी चाहिए। ये तो हो गया जो बेसिक आपको डाइटरी हैबिट में चेंज करना है। उसके बाद जो आता है, बाकुची सबसे अच्छा माना जाता है, बाकुची आप उसमें यूज़ करें। और ये जो रात की रानी का पौधा रहता है वो, उसके फूल आप यूज़ कर सकते हैं। आप हरसिंगार की बात कर रहे हैं या फिर रात की रानी वाले? रात की रानी। अच्छा, उसके फूल उसका पेस्ट बना के आप यूज़ कर सकते हैं। और अब जो बाकुची रहता है, बाकुची को आप गौमूत्र आप ले लीजिए, गौमूत्र के अंदर आप 7 दिन रखिए उसको। अच्छा। उसके बाद उसका शोधन हो जाएगा, शोधन करने के बाद आप उसका पेस्ट बनाइए, थोड़ा सा बीज हार्ड रहता है, उसको अच्छे से पेस्ट बना के आप उसको कम क्वांटिटी में मिक्स करके किसी चंदन के साथ या मंजिष्ठा पाउडर के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। अच्छा, ये हेल्प करता है। और उसको लगा के आपको धूप में बैठना है। ओके, तो ये केवल एक बार जब तक लगाते तब तक असर रहता है इसका, या फिर छोड़ने पे दोबारा से क्या? लगा के आपको धूप में, जैसे मान लीजिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि अगर मान लीजिए उसने लगा लिया
5-7 दिन 10 दिन उसके कलर जो है वो नेचुरल आना भी स्टार्ट हो गया, अगर वो छोड़ दे इसको लगाना तो क्या फिर दोबारा से कलर रिलैप्स होता है? आपको इसको लॉन्ग टर्म में रखना है। जब भी हम स्किन डिजीज़ की बात करते हैं तो स्किन में टाइम लगता है। रीज़न इज़ 7 लेयर्स है स्किन के। जो भी न्यूट्रिशन जाएगा वो नीचे से एब्जॉर्व होके जाता है। देयर इज़ नो डायरेक्ट सप्लाई कि अब हम सोचे बिल्कुल एक्सटर्नल स्किन पर है। तो जो आप एक्सटर्नली लगा रहे हैं वो डेफिनेटली आप इनिशियल फेज़ में करेंगे, आपको हेल्प करेगा, बट आपको लंबे टाइम तक करना है। अच्छा। और इसके साथ डाइजेशन को लेके क्या सावधानी रखनी चाहिए? जैसे मैंने पहले बताया कि डाइजेशन ये आपके लिवर से कनेक्टेड है, तो आपको वही चीज़ें खानी हैं जो आप इजीली डाइजेस्ट कर सकें। और यूजुअली ऐसा देखा भी जाता है कुछ केसेस में, जहाँ पे जिनको ल्यूकोडर्मा या स्किन डिजीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं पेट की बीमारी भी होगी, तो उन पेट की बीमारियों को ठीक करना है। हो सकता है उनको कॉन्स्टिपेशन हो, हाइपर एसिडिटी हो, गैस्ट्राइटिस हो, या इनडाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम हो, भूख नहीं लगती है, पाचन नहीं होता है, ये प्रॉब्लम्स मिलते हैं। तो इन सबको ठीक करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बीमारी देखी ल्यूकोडर्मा और सीधा उस पर काम करना शुरू कर दिया, हमें रूट कॉज से उसको ठीक करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर अंकित, मुझे ये और जानना है कि जैसे आपने दूध और फलों का या खट्टी चीज़ों का कहा, तो क्या दूध और फल साथ में लिए जा सकते हैं? नहीं लेनी चाहिए। दूध केला? दूध केला आप ले सकते हैं, ये एक बताया गया है। दूध केले का आप ले सकते हैं, कई जगह आम भी लिखा गया है, आप आम भी ले सकते हैं, बट वो बिल्कुल पका हुआ ना हो और इंडियन ओरिजिन हो। आजकल बहुत वैरायटी है तो इसलिए पता नहीं चलता, तो हम अवॉइड ही करने के लिए कहते हैं। बट दूध केला आप ले सकते हैं, बट और कोई फ्रूट नहीं लेना चाहिए। शेक, स्मूदी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ओके। और अगर मान लीजिए कोई मेरे पास युवा आता है जो 20-22 साल का, कह रहा कि मुझे सेहत बनानी है और कोई प्रोटीन पाउडर मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा, या कुछ भी मतलब सेहत को बनाने के लिए, वज़न बढ़ाने के लिए घर पे क्या किया जा सकता है? देखिए, पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि आपको प्रोटीन पाउडर लेना है। अच्छा। प्रोटीन पाउडर आपको कब लेना है? आप किसी भी कोई जो जिम कर रहे हैं या हेल्थ एक्सपर्ट है, आप उनसे अगर बात करें जो प्रॉपर्ली फिटनेस में हो, आपको प्रोटीन पाउडर की रिक्वायरमेंट तब है जब आप अपनी डाइट से उसको फुलफ़िल ना कर सकें। और यूजुअली जो भी जिम में जाते हैं, ये एक महंगा स्पोर्ट है, अगर आप प्रॉपर्ली इसको करें तो प्रोटीन आपको तब रिक्वायर्ड है जब आप ड्राई फ्रूट से, अपने खाने से उसको फुलफ़िल ना करें, वो प्रॉपर डाइट ना रख सके, और कंसनट्रेटेड फॉर्म में आपको वो मिलता है। अगर आप देखिए, उसका ओरिजिन भी पनीर से ही है। आप अगर चाहें तो उसको डायरेक्ट सोर्स से ले सकते हैं, अगर आप उसको यूज़ करें और ज़्यादा बेटर रहेगा। प्लस जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड है, फैट फॉर्म में है, बाकी अनडाइजेस्टेड फॉर्म में है, आप पहले उसको यूटिलाइज़ करें। ऐसा नहीं आज जिम शुरू करा तो आज ही प्रोटीन यूज़ करना है। और अगर फिर भी करना है, बढ़ाना है, बॉडी में रिक्वायरमेंट है, आपकी एक्सरसाइज ज़्यादा है, तो सत्तू है, आप उसको यूज़ करें, पनीर यूज़ करें, स्प्राउट्स यूज़ करें, बॉइल्ड फॉर्म में लें, ज़्यादा अच्छा है। आप इन चीज़ों से लेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स मिलता है इसमें। ओके। और अगर कोई वज़न कम करना चाहता है तो? वज़न कम करना चाहते थे, देखो कम और ज़्यादा वाला कॉन्सेप्ट वो भी आपके डाइजेशन और गट से डिपेंड करता है। पहले तो अपनी प्रकृति देखो आप। अच्छा। हो सकता है कफ वाला है, वो लगा हुआ है वज़न कम करने, उसको थोड़ा सा मुश्किल होगा। हो सकता है पीसीओडी हो, उस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, वज़न कम करने में दिक्कत है। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो ऑलरेडी वज़न रिड्यूस करने में आपको मुश्किल होता है। थायराइड की कंडीशन है ना, डायबिटीज़ की कंडीशन है, उसमें वज़न तो कम होता है डायबिटीज़ में, बट पेट से कम नहीं होता, हाथ पैर पतले होने लगता है। तो ये चीज़ें भी तो देखनी पड़ेगी साथ में, वज़न कम करने के लिए। फिर उसके बाद मान लीजिए इन जनरल बिल्कुल हेल्दी है, इन जनरल उसको रिड्यूस करना है, तो अपने खाने की चीज़ों को बदल दो। उसमें आपको ऐसा खाना खाना है जिससे आपका पेट तो भरे, बट उसमें बहुत ज़्यादा हेवी कंटेंट ना हो। जैसे मैं खिचड़ी की बात करूँ, खिचड़ी गुरुहार है, सबको लगता है खिचड़ी हल्की है, खिचड़ी गुरु है, भारी है। आप खिचड़ी जितना भी चाहें आप एक्सेसिव नहीं खा सकते, आप खाएंगे जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी, धीरे धीरे होती रहेगी। तो उससे क्या न्यूट्रिशन भी आपको मिलेगा और आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। तो आपको ऐसे फूड कंपोनेंट्स को चेंज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैंने आपकी वो चाय वाली वीडियो देखी थी, आप बता रहे थे कि चाय हम गलत तरीके से बना रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। बड़ा रैंडम सा क्वेश्चन था, क्लिनिक में आके एक पेशेंट ने यही चीज़ पूछी, तो मैंने यही बोला कि सर चाय पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए। मैंने चाय पी सकते हैं आप, कोई परेशानी नहीं है, पर चाय बनाने का आपका तरीका गलत है। पहली चीज़ क्या होता है, उसमें आप सबसे पहले चाय पत्ती डालते हैं, वो सबसे गलत है। चाय पत्ती, अभी तो मैं ये बोलूँ कि ओरिजिनल जो चाय है ना, वो आपको इंडिया में मिलती ही नहीं है। चाय बनाने का तरीका कैसे होता था, पहले जब बनाई जाती थी, आप पानी उबालते थे, आपको उसके अंदर अदरक इलायची जो भी डालना है, चाय पत्ती को छन्नी में रखा जाता था और ऊपर से छान दिया जाता था।
उससे उसका पूरा फ्लेवर, एरोमा, उसके न्यूट्रिशन बेनिफिट्स प्रॉपर आते थे। अब उसको मॉडिफाई करते गए। तो अभी कैसे आपको करना चाहिए, आपने पानी उबाला, उसके अंदर आपको अदरक, इलायची जो भी डालना है आपने डालने के बाद उसमें चाय पत्ती 1 मिनट के लिए डाल के ढक के उसको छोड़ दो, उसको प्रॉपरली ब्रू होने दो। उसके बाद आप उसको छान के चाय कर लो, तो उसका बेनिफिट ज़्यादा है, क्योंकि जितना आप पत्ती को पकाएंगे ना उतना टेनिन बढ़ेगा, उतना ही ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ेगा, उतनी ही आपके बोन की दिक्कतें बढ़ेंगी। पर यहाँ पे हरियाणा में तो कहते हैं दूध में पत्ती डाल के ले। दूध भी गलत है, दूध भी नहीं होना चाहिए। आप पहले तो चाय पत्ती को पकाए जा रहे हो, फिर उसके अंदर दूध डाल रहे हो, वो भी नुकसान देगा। तो दूध, बिना दूध की चाय पीनी चाहिए? बिना दूध की चाय पियो ज़्यादा अच्छा है। अगर दूध डालना ही है, अगर डालना ही है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, डालना ही है तो वही तरीका आप लास्ट में डाल के उसको अप्लाई करो। बिल्कुल लास्ट में, जैसे बिल्कुल पहले फिल्म आपके सब कुछ तैयार हो गया, फिर आप चाय पत्ती डालो उसमें कम क्वांटिटी। पर लोगों को चाहिए ना कड़ा के और ज़्यादा, मतलब कड़क होनी चाहिए चाय, वो चीज़ गलत है। पहले जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते थे, दूध बाद में कप में अलग से डालते थे, वो सही तरीका है वो। जैसे टी बैग्स भी अगर आप आजकल यूज़ करें तो वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। पानी गर्म कर रहे हैं, उसके अंदर आपने दूध डाला, फिर उसके बाद आप टी बैग डाल रहे हैं, है ना। बट टी बैग फिर वही केमिकल्स आ जाएंगे। अगर आप नेचुरली कर सकें तो ज़्यादा बेटर है। बताते हैं टी बैग में अगर जो यूज़ करता है ना, माइक्रो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये और जानना है, पीसीओडी का जो आपने जिक्र किया अभी, बड़ा मतलब महिलाओं को परेशान कर रहा है बहुत सारे। मैं आजकल तो देख रहा हूँ कि अभी मेरे पास आज की ही कंसल्टेशन थी एक, और शायद 16 या 17 साल की उम्र होगी। इतने बच्चों में पीसीओडी का इशू हो रहा है। सर एक तो मुझे लगता है एक एजुकेशन की थोड़ी सी अभी भी कमी है, जहाँ पे लोग अभी भी अवेयर नहीं हैं। अभी हमने लास्ट मंथ एक हेल्थ कैंप लगाया था एक कॉलेज में, और सब फीमेल्स थी वहाँ पे। आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ पे कुछ फीमेल्स की ये कहना था कि हमें तो सर 2 साल से मेंसेस हुए ही नहीं हैं, वो 3 साल से नहीं हुए हैं, 3 महीने से नहीं हुए हैं, और उनके लिए वो नॉर्मल था कि ऐसा ही होता होगा शायद। सही गाइडेंस ही नहीं है। अब मेंसेस ना होना उसके भी रीज़न है, पीसीओडी होना उसके भी रीज़न है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, वेट फ्लक्चुएशंस हैं, थायराइड इशू है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। आपको इन सब की वजह से पीसीओडी होता है, और आज के टाइम हर 3rd फीमेल को पीसीओडी है, एंड इसकी वजह से इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। यहाँ मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की है। मैंने दरअसल 2 चीज़ें ऑब्जर्व की है। एक तो हमारा खान पान, ख़ास तौर पे जो भी जानवरों से प्राप्त होने वाला आहार है, इसमें मैं घी को छोड़ के सारी चीज़ें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। दूध, पनीर, खोआ, दही, एक बटर मिल्क और घी, ये एक्सेप्शन आप मान के चल सकते हैं। इसके अलावा नॉन वेज भी, ख़ास तौर पे चिकन, मटन, एग, ये ख़ास तौर पे सी फूड भी आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। सी फूड में भी इतनी दिक्कत नहीं है, पर ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। और क्योंकि जिस तरीके से इनका प्रोडक्शन किया जा रहा है, मैं तो प्रोडक्शन ही कहूँगा, चिकन का आप देखें किस तरह प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसके चलते इतना ज़्यादा उनका जो खाना है, जो भी आप उनको खिलाते हैं उस समय, तो हार्मोन्स, अगर जो चिकन आप खा रहे हैं, जो एग आप खा रहे हैं, उसमें इम्बैलेंस है, तो आप उसे खाएंगे तो आपको भी होएगा, अंदर भी आएगा। और इसी वजह से है ना, शायद 8-8, 9-9 साल के बच्चों में भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है। 9 साल आप खुद कल्पना करके देखिए कि क्या है। और ऐसे ही फीमेल्स जिसमें 8-9 साल की एज में अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसका मेनोपॉज भी जल्दी ही स्टार्ट होगा। अब मैरिज लेट हो रही है, शादी कर रहे हैं 30-35 साल की उम्र में, मेंस्ट्रुएशन 8-9 साल 10 साल की, तो अब कंसीव करने की आप कोशिश करेंगे, शादी के बाद भी तुरंत नहीं। आजकल ये थोड़ा सा ट्रेंड चला हुआ है कि प्लान करके और फिर बाद में 5-10 साल बाद। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा ये आईवीएफ वगैरह का जो इतना चला हुआ है, शायद यही है मेन कारण। सर मेरे ख्याल से ना बहुत लोगों को पता नहीं होगा इस बारे में, बट आयुर्वेद में भी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको गर्भ संस्कार बोलते हैं। गर्भ संस्कार एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें अगर आप प्लान करें, जैसे आजकल हर कोई प्लान करते हैं कि हमें इस साल नहीं नेक्स्ट ईयर करना है, तो आप अपनी बॉडी को 6 महीने का समय दीजिए। मेल फीमेल दोनों का ज़रूरी है, और वो इसलिए होता है कि आप प्लान कर रहे हैं कि आप एक हेल्दी चाइल्ड कैसे ऑप्ट कर सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत मेडिकेशंस लेनी है या बहुत ज़्यादा कोई पंचकर्म करना है। बेसिक चेंजेस होते हैं, क्या आपको डाइट में अवॉइड करना है, क्या चीज़ें लेनी है, क्या आपके एग सेल्स, आपके स्पर्म को कैसे क्वालिटी इंक्रीज़ की जा सकती है, माइंड को कैसे रिलैक्स किया जाए,
इन सारी चीज़ों पे फोकस करके अगर आप करते हैं तो नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, इस वजह से इनफर्टिलिटी ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, इस वजह से इनफर्टिलिटी ज़्यादा है। अच्छा, ये इनफर्टिलिटी की बात हो ही रही है, तो अगर मान लीजिए स्पर्म क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ लेना हो, या ये कहें कि घर पे क्या ले सकते हैं, घर वाला बताइए। दवाइयों का तो मैं चाहूँगा कि जिक्र ना करे। दवाइयों उसके साथ तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि एक चीज़ पकड़ के लोग वो यूज़ करते हैं हाँ, जो उनकी बॉडी के लिए सूटेड नहीं है। क्योंकि हर किसी के लिए हर चीज़ नहीं बनी होती है, तो घर पे क्या कर सकते हो वो बताइए। घर पे देखिए आप सबसे पहली चीज़ तो मैं बोलूँगा कि आप अपने डाइट में आप मखाने ऐड कर लीजिए। रात को मखाने लेना स्टार्ट करें, एग सेल्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये मेल फीमेल दोनों? मेल फीमेल दोनों आप ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा गाय का दूध मिल सकता है तो आप गाय का दूध ऐड करें। आप वो अपनी मर्ज़ी से देखिए, आपको दिन का सूट करता है, रात को सूट करता है, वो लें। कई जगह अगर नहीं अवेलेबल है, अगर आपको भैंस का ही दूध मिल रहा है तो कोशिश करें कि रात मतलब जो शाम का निकला हुआ दूध रहता है आप वो वाला लें, सुबह वाला मत लें। अच्छा, उसमें भी कंसिस्टेंसी में डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, आप वो लेना शुरू करें। पर शाम वाला तो गुरु नहीं होता, या फिर शाम वाला लघु अच्छा, हो जाता शाम है, वाला लघु। सुबह वाला गुरु हो। ठीक ठीक, पूरे दिन भैंस बैठी रहती है ना, समझ, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है। और उसके अलावा आप मुनक्का ऐड करें। मुनक्का आपके गट को भी हेल्दी रखेगा, आपके एग सेल क्वालिटी को भी हेल्प करेगा। बेसिक आपको कोई हर्ब ऐड करना ही है तो आप गोक्षुर ऐड कर लीजिए। अच्छा, वो नॉर्मली भी हेल्प करेगा, वो मतलब ये भी दोनों के लिए? दोनों के लिए। ये कॉन्सेप्ट मेल फीमेल वाला, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है नहीं कि हम फर्टिलिटी के लिए कोई चीज़ अलग करें। जब हम प्रॉपर मेडिकेशन पे आते हैं तब थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बट आप हर्ब बेस्ड करते हैं तो हर बॉडी के लिए सूटेड रहता है। और कोई ऐसी दवा है जो मतलब बिना निरापद जिसे कहा जाए, ये इस तरह की प्रॉब्लम के लिए अगर कुछ आप सजेस्ट करना चाहें तो? सर आज के टाइम में तो सबसे बड़ी दवा है काउंसलिंग। अच्छा, कई सारे केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं इनफर्टिलिटी के, जब हम उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं तब जाके पता चलता है एक्चुअल रीज़न बॉडी में नहीं है, मेंटली है। ओके। और इसलिए ज़्यादातर व्याधि, कोई भी बीमारी, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, अपने पेशेंट को भी समझाता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी समझाता हूँ, कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट किया जाता है वो सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड मेंटली। दिमाग से और शरीर का दोनों जब वो बैलेंस होगा तो ही आप ठीक कर सकते हैं, वरना नहीं। काउंसलिंग सही से हुई, उनको सही तरीका पता चला, सही चीज़ें उनको शरीर के बारे में पता और थोड़ी सी गाइडेंस मिली कि डाइट कैसे मैनेज करनी है, किस डेट्स पे आपको कैसे कंसीव करने के लिए प्लान करना है, तो कंसीव हो जाता है। ओके, जैसे मेल्स की हमने बात की स्पर्म काउंट वगैरह बढ़ाने की, तो फीमेल्स में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है एग क्वालिटी ख़राब होती जाती है, एमएच तो वैल्यू कम होती है। तो क्या उसको रिकवर किया जा सकता है? किया जा सकता है, पर वो डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है। मैं सबसे पहली चीज़ यही बोलूँगा हर फीमेल को कि कुछ नहीं तो आप अपने हार्मोन्स का से बैलेंस रखें। कोई भी ऐसी मेडिकेशंस ना लें जो आपके हार्मोन ऑल्टरेट करें। कई बार कुछ फीमेल्स कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं या मेंसेस डिले करने के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं। कोशिश करें इनको ना लें, और जितना हो सके आज के टाइम में अल्ट्रासाउंड और ये सारी चीज़ें ओवर यूज़ हो रही हैं, उनको भी अवॉइड करें। 3 महीने में एक बार हो बेटर है, बट अगर आप बार बार उसको करते हैं तो आपकी यूट्रस हेल्थ भी रिड्यूस होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने अभी कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह की बात की, तो पीरियड्स इरेगुलरिटी को दूर करने के लिए या पीसीओडी की कंडीशन से अगर कोई जूझ रहा है, तो मैंने देखा है कि कुछ डॉक्टर्स, ख़ासतौर पे गायनेकोलॉजिस्ट, 21 डे के लिए दवा आपको रिकमेंड करते हैं, आप उसे खाइए और उसके बाद हाँ, मेंसेस नॉर्मल। और अभी उससे भी ज़्यादा मुझे चिंता वाली बात ये नज़र आ रही थी कि कुछ गायनेकोलॉजिस्ट उसको इस तरीके से रिकमेंड कर रही है कि इसे अगर आप खाएंगे तो आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी, आपके बाल टूटना बंद हो जाएंगे। तो वो मुझे बड़ा चिंता वाली बात लगी थी। क्या सही है ये वाली चीज़? पहले OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट यूज़ करते थे, अब डर्मेटोलॉजिस्ट के भी फेवरेट है। आपको एक्ने हुआ है तो भी OCP आपको खाना है, उनको कोई रीज़न नहीं पता। हाँ ठीक है, एक हार्मोन की मेडिसिन, बट आप कॉन्सेप्ट समझिए। एक मेडिसिन जो आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा रहे हो उसका रीज़न ये है कि आप कंसीव ना कर सकें। अगर मैं बिल्कुल आम भाषा में बात, तो आप कंसीव ना कर सकें, उससे जो आपके सिस्ट बना है, जो आपके ओवरी में सिस्ट बना है, वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट होगा, क्योंकि बॉडी की वो रिक्वायरमेंट नहीं है और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल में डिफरेंस आएगा। उससे आपके मेंसेस तो डेफिनेटली बैलेंस हो जाएंगे, बट जब आप कंसीव करने जाएंगे
तो वापस से वही साइकिल स्टार्ट, आपको वापस से प्रोजेस्टेरॉन चाहिए, वो फिर बढ़ेगा, सिस्ट फिर से बनेगी, फिर आपने क्या करा, एक एंटी साइकिल बना दी सिस्ट ठीक करने के लिए और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, और उसको रोकने के लिए फर्टिलिटी। अच्छा डॉक्टर अंकित, मैं अगर मान लीजिए आपको ये कहूँ कि पीसीओडी या फिर पीसीओएस के इशू के लिए एलोपैथ या आयुर्वेद, क्या ज़्यादा बेहतर? आयुर्वेद। क्यों? रीज़न ये है कि आप यहाँ पे कोई हार्मोनल मेडिकेशंस या ऑल्ट्रेशंस नहीं कर रहे हैं, आप नेचुरली रूट कॉज से ठीक कर रहे हैं, सिम्टोमेटिक नहीं है। आप आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ पीसीओडी के साथ भी आप कंसीव कर सकते हैं, और वो भी वही फ्लूक वाला या चांस वाली चीज़ नहीं है, दैट इज़ प्रूवन, और वो प्रॉपरली उसी वे में चलता है। तो अगर आप आयुर्वेद यूज़ करते हैं तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। अच्छा, पीसीओडी के हमने ये जाने कि इसके चलते पिंपल्स, हेयर फॉल वगैरह, हेयर फॉल को लेके मैं थोड़े से सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। हेयर फॉल के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर डैंड्रफ के चलते भी हेयर फॉल होना प्रारंभ हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? डैंड्रफ अगर कोई परेशान है, इनिशियल फेस में क्या करे, या थोड़ा ज़्यादा भी हो तो क्या करना चाहिए डैंड्रफ के लिए? देखो, इनिशियल फेज़ में तो यही ध्यान रखना है कि सीधा डैंड्रफ बाहर दिखा तो एक्सटर्नली आपने कोई कॉस्मेटिक लगाना नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं, और शैम्पू हो गया, ऑयल है, आपने ये नहीं सोचना है बाहर से आपने लगाया और सीधा वो ठीक हो जाएगा। अगर आप ऑयल लगाते हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें कि डैंड्रफ है तो ऑयल आपको नहीं लगाना चाहिए, तरीका है उसका। अगर आप डैंड्रफ है, आप ऑयल लगा रहे हैं, तो लगा के आप 1 घंटा छोड़िए और उसको फिर वॉश कर दीजिए। ओवरनाइट मत रखिए, जितना रहेगा तो वो डैंड्रफ बनेगा। आपको अगर पसीने ज़्यादा आते हैं, आप ऑयल लगा रहे हैं, तो वो एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा, फेवरेबल एनवायरनमेंट बनता है उसके लिए, डैंड्रफ के लिए, तो वो क्रिएट होता है। रीज़न है आप अंदर से उसको ठीक करना शुरू करें। आप ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो तिक्त रस की हैं, जैसे आयुर्वेद में पंचतिक्त टाइप की जो चीज़ें आती हैं, घृत आता है, पंचतिक्त घृत है, आप इसको यूज़ करें तो वो अंदर से आपको हील करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा शोधन करें अपना, तो उससे वो ठीक होने लगता है अपने आप। एक्सटर्नल मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। कॉस्मेटिक्स में हाँ, आप बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप कॉम्बिनेशंस के साथ यूज़ कर सकते हैं, हेयर मास्क बना सकते हैं, त्रिफला का वो आप यूज़ कर सकते हैं। त्रिफला का आप क्या करें, त्रिफला 1 लीटर पानी में आप लें, उसके अंदर 2 चम्मच त्रिफला डाल के उसको पकाइए, जब आधा रह जाए तो उससे डेली वॉश करें। उससे सिर्फ आपको पानी से वॉश करना है, तो उससे एक शोधन करता है, वो क्लीन करता है। और बेटर आप करना चाहते हैं, थोड़ी सी और मेहनत अगर कर सकें, तो आंवला रिटाशिका का है, उसको भिगा के रखें, जो ऊपर का पानी आता है उसको कलेक्ट करें, उससे आप वॉश करें, नरिश करेगा। और थोड़ा सा कर सकते हैं तो आंवला ले लीजिए, फ्रेश आंवला, उसका जूस बनाइए और उसी आंवला को सुखा के एक लोहे की कढ़ाई में रख लीजिए। अच्छा, डेली उसको रिप्लेस करते रहें, उसके अंदर आंवला जूस डालते रहें, और उसको फिर जब वो 6-7 दिन हो जाए, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, उसका पाउडर बना के, उसको पेस्ट बना के आप अप्लाई करें। नरिश भी करेगा, रिवर्सिंग भी करता है, आपके ग्रे हेयर जो हो जाता है, और प्लस डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है, स्कैल्प हेल्दी कर देता है। मतलब नेचुरल डाई बताई आपने। नेचुरल डाई, यस। चलिए, और जो बाल झड़ चुके होते हैं वो वापस आते हैं? वापस आ सकते हैं, डिपेंड वही करता है आपकी एज कैसी है, कंडीशन कैसी है। फॉलिकल्स बिल्कुल बंद हो गए, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फॉलिकल्स ओपन है तो चांसेस हैं। हेरिडेटरी है तो किस एज पे आ रहा है, उन सब चीज़ों को देख के बैलेंस किया जा सकता है। आपने यहाँ भी गट का रोल बताया, हर चीज़ में गट का रोल है, तो अगर हम गट हेल्थ की ही बात करें तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है हमारी गट हेल्थ के लिए? अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ, कोई सबसे अच्छा फ्रूट कौन सा है? सबसे अच्छा फ्रूट एक तो अमरूद है, एक पपीता है, ये आपके लिए, और ये भी सीज़न के अकॉर्डिंग। अब सर्दियों का सीज़न है तो आप उसमें टाइम अमरूद यूज़ करें, अच्छा है। पपीता है, आपको 12 महीने मिलता है, आप पपीता यूज़ करें, वो आपके लिए अच्छा है। हर्ब के साइड जाएंगे तो आरगवद, वो आपके लिए अच्छा है। उसके अलावा मुनक्का, ये बहुत अच्छा है आपके पेट के लिए। और जो आपके किचन हर्ब्स हैं आपके, चाहे वो इलायची हो, चाहे वो आपका अदरक है, चाहे वो जीरा है, अजवाइन है, ये सब पेट के लिए बहुत अच्छे हैं, तो इनको आप डेली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप पंचकर्मा भी बहुत रिकमेंड करते हैं, मैंने आपके रील्स में भी देखा था और भी बहुत सारी जगह। तो पंचकर्मा के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्यों ज़रूरी है आज के समय में? पहली चीज़ तो पंचकर्मा एक आयुर्वेद का पार्ट है जिसके अंदर हम बॉडी का शोधन करते हैं।
अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसे टॉक्सिन जिसकी हमने आम की बात करी वो एक्यूमुलेट हुए हैं ज़्यादा, अगर शरीर से निकालना है तो आप उसमें पंचकर्म का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर एक्सटर्नली भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे स्पाइनल इश्यूज़ हैं, तो उसके अंदर भी कुछ श्रमण चिकित्सा के लिए वस्तियाँ की जाती हैं। कटी वस्ती, ग्रीवा वस्ती, जानु वस्ती, जो आपकी नेक, स्पाइन और घुटनों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है, तो इससे नरिशमेंट मिलता है। और जैसे पंचकर्मा में मैं यूजुअली इन्हीं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे जैसे काम करता हूँ, तो उसमें मैं पंचकर्मा रिकमेंड करता हूँ। और आज के समय में अगर हम सीज़न वाइज देखें तो हर सीज़न का एक होता है कि जिसमें आपका वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है। अब यूजुअली क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम सारी चीज़ें तो हेल्दी खा रहे हैं तो डिजीज़ तो होगी नहीं, हम सही टाइम से सोते हैं, सही टाइम से उठते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब कुछ अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, बट फिर भी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज टॉक्सिन एक्यूमुलेट होता है। वो हो सकता है आप जो खाना खा रहे हैं उसकी वजह से, आपके स्ट्रेस की वजह से, आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो आप उन सीज़न में अगर स्पेसिफिकली पंचकर्मा लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ पंचकर्मा बेसिकली आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो आजकल ये डिटॉक्स वाटर वगैरह ही होते हैं, वो काम नहीं करते? वो काम नहीं करते, बॉडी को एल्कलाइन करते हैं, थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। बट आप खुद समझिए, जो चीज़ आपकी बॉडी में इतने सालों से एक्यूमुलेट हुए हैं, खाली पानी पीने से नहीं ठीक होने वाली, ये रेमेडीज से नहीं होने वाली। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको ये समझना है, आपकी बीमारी अगर 100 पे है और आप 5 लेवल पे मेडिसिन ले रहे हैं, 10 लेवल पे ले रहे हैं, तो कैसे ठीक होगा? आप खाली डिटॉक्स वाटर पीते रहेंगे, कैसे ठीक होगी बीमारी? कई लोगों को लगता है डायबिटीज़ हैं तो आप ये खा लो, क्या बोलते हैं उसको, मेथी दाना आप खा लो, डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। बैलेंस करने के लिए हमें बताया गया कि आप इन चीज़ों को डेली कंज्यूम करें तो इन चीज़ों को बैलेंस रखेगा। बट अब बीमारी हो गई, आप इंसुलिन ले रहे हैं और आप मेथी खा रहे हैं, तो वो ठीक नहीं करने वाला। डायबिटीज़ की बात हो ही रही है तो थोड़ा सा अब मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि डायबिटीज़ की कंडीशन में क्या हम फ्रूट्स खा सकते हैं? पहले तो आपको इनिशियली, अगर आपकी डायबिटीज़, अगर आपका HbA1c मैं बोलूँगा 7 से ऊपर है, तो आप बिल्कुल अवॉइड करें। अच्छा, पहले कोई भी फ्रूट अवॉइड करें। कुछ फ्रूट्स जैसे अमरूद बोला गया आप ले सकते हैं, जामुन आप ले सकते हैं, अच्छा है। बट ना पेशेंट यहीं गड़बड़ करता है, वो कहता है ये खा रहे हैं तो एप्पल में क्या दिक्कत थी, थोड़ा सा ये भी ले लेते हैं, थोड़ा सा ये भी ले। डायबिटीज़ बढ़ता ही थोड़ा थोड़ा करके है। तो बेटर है आप इनिशियली उसको बिल्कुल अवॉइड करें, पहले उसको कंट्रोल करें, चाहे वो आप मेडिकेशन से करें, चाहे आप अपने नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज से करें, या जो भी आपको फॉलो करना है। उसके बाद जब एक कंट्रोल लेवल में आ जाए, फिर आप चीज़ें सब कुछ कंज्यूम कर सकते हैं, बट एक प्रॉपर क्वांटिटी में। जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं, अगर बॉडी डाइजेस्ट कर ले रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है? हो सकती है। आयुर्वेद तो देखो, आयुर्वेद के अंदर तो 2 तरीके की तो नहीं, आयुर्वेद में तो 20 तरीके की मानी गई है, जिसमें से आपकी 16 तरीके की तो वैसी ठीक हो सकती है। बिल्कुल। तो डायबिटीज़ हो सकता है, बट हाँ, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे मैनेज किया जा सकता है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी आप अपने, और ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग आपको मेडिसिन पे रहना है। एक बार मैनेज हुआ, फिर आप अपने डाइटरी हैबिट से और अपने रूटीन से उसको बैलेंस करेंगे। तो बेसिकली दवाइयों का रोल बाद में आता है, पहले आप क्या खा रहे, क्या नहीं खा रहे, किस तरह आप रह रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपका रहन सहन, खान पान, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हम कुछ भी मेडिसिन देते हैं, अगर पेशेंट परहेज़ नहीं करेगा, निदान नहीं करेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं उस मेडिसिन का। डॉक्टर साहब, मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आप एसिडिटी के लिए कुछ होम रेमेडी बता रहे थे, हमारे भी दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, एसिडिटी की जो कंडीशन है वहाँ पे पित्त जो रहता है आपका, वो गड़बड़ हो जाता है और वो बढ़ता है। तो पित्त को बैलेंस करने के लिए, कफ के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है मुलेठी। मुलेठी ठंडी होती गर्म? पहले मैं ये बताइए मुझे। देखो, मुलेठी वैसे तो ठंडी होती है, बट वो कफ को भी बैलेंस करती है, वो प्रभाव से काम करती है। ओके। मतलब कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं आयुर्वेद में जो, जिनके अगर आप तासीर देखो तो अलग है, पर काम बिल्कुल अलग है। पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि ये तो हमारे सर्दी खांसी जुकाम को दूर करती है, तो गर्म है। बिल्कुल नहीं, पर ऐसा नहीं है, वो कफ को बैलेंस करती है। पर अगर आप मुलेठी ज़्यादा खा लो तो उल्टी भी कर देगी वो, हाँ, वॉमिटिंग भी क्रिएट करे, वामक भी होती है वो। अब मुलेठी को जब हम दूध के साथ पका के उसको लेते हैं, मतलब आपने थोड़ा सा मुलेठी पाउडर लेना है, उसको पानी और दूध का कॉम्बिनेशन एक प्रोपोर्शन बना के उसको फांड बना देना है, उसको पकाना है थोड़ा सा। जब आधा रह जाए उसको आप खाली पेट अगर लेते हैं तो एसिडिटी में बहुत हेल्प करता है। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें मुलेठी कितना डालना है? 1 चम्मच डाल, 1 चम्मच मुलेठी डाला और 1 गिलास दूध डाला।
पर पहले पानी में मुलेठी को बॉईल करना है। थोड़ा सा पकाना है, उसके बाद आपने दूध ऐड करना है, फिर उसको इतना छोड़ना है कि दूध की क्वांटिटी जितना रह जाए, मतलब लगभग 1 गिलास से थोड़ा कम रह जाए, उसको इतना पकाना है आपको। पकाने के बाद आप अगर वो पीते हैं तो आपकी एसिडिटी को बहुत अच्छा बैलेंस करता है। एंड इवन हम अपने काफ़ी पंचकर्मा पेशेंट का जिनको गट रिलेटेड इशू रहते हैं, जब वो वेट कर रहे होते हैं तो हम उनको कुछ क्वांटिटी वो देते हैं, तो उससे उनको और ईजी लगता है और अच्छा लगता है। ओके, पर मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि दूध पीने से तो कफ बढ़ता है, चेस्ट से रिलेटेड इशू और ज़्यादा होने के चांसेस हो जाएंगे। फिर दूध पीने से कफ बढ़ता है, पर दूध में हल्दी डालने से घटता है, दूध में मुलेठी डालने से घटता है अच्छा, है ना। तो तरीका बदल जाता है, आप कैसे किस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं उसका तरीका अगर बदल देंगे तो वो हेल्प करेगा। ओके। और एसिडिटी की कंडीशन में अगर मान लो कोई बहुत ही ज़्यादा सीवियर एसिडिटी वगैरह हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या और कुछ भी रेमेडी जो आसानी से रेगुलर वो कंज्यूम करता रहे? ये दूध वाला तो अब रेगुलर तो कंज्यूम नहीं कर पाएगा। एक सिंपल सा तरीका है, कई सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि सर एसिडिटी हो रही है, एसिड रिफ्लक्स है और डेली सुबह के टाइम उल्टी आने का मन करता है। तो उनको क्या करना है, 5 इलायची लेनी है, अच्छा, उसको तवे पे रखना है, अच्छे से हीट कर लेना है तवे को। छोटी इलायची। छोटी इलायची, अच्छा, 5 इलायची उसमें रखिए और उसके ऊपर कोई भी एक कटोरी या किसी चीज़ से उसको ढक दें और उसको 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दें फुल गैस करके। जब आप उसको हटाएंगे तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी, बस उसको ले- में जैसा हो गया। इसको हम मसी कल्पना बोलते हैं। ओके, तो आपने मसी बना लेना है उसका और उसको आपने लेना है, बिल्कुल फाइन पाउडर कर दो और एक बॉटल में भर के आप उसको रख लो। ये इतना फास्ट एक्टिंग है, आपने बस ऐसे लेना है और जीभ पे चाट लेना है बस। अगर किसी को वॉमिटिंग है, मोशन सिकनेस है, किसी को एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो बस इतना सिंपल तरीका डेली कर सकते हैं आप इसको। इवन प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरा में आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ये तो मैं बहुत ट्राई करवा के देखूंगा और मुझे भी रील का एक बहुत अच्छा कंटेंट मिल गया। अच्छा, ये और बताइए, बिग ब्लोटिंग का इश्यू हो रहा है, ब्लोटिंग के लिए भी कुछ अच्छी सी होम रेमेडी बताइए। ब्लोटिंग में जैसे देखिए, एक तो सिंपल सी चीज़ है, ब्लोटिंग का कारण तो पहला खाना ही गलत होता है, पेशेंट ज़्यादातर वो करता है ना। मैंने ज़्यादातर कैसे पेशेंट देखे हैं ब्लोटिंग के, जैसे शादी का खाना खाए है, गुलाब जामुन आइसक्रीम खाई है, तो ये विरुद्ध आहार से ब्लोटिंग आती है। तो ब्लोटिंग में मैं ये बोलूँगा कि आप आरगवद ले लीजिए। आरगवद का जो एक उसका फ्रूट आता है, जो डंडा रहता है, आप उसको फ्रेश लेके पानी में भिगा के रात को रख दीजिए अच्छा, और सुबह उसको खाली पेट पीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको नहीं मिल सकता तो सबसे सिंपल, आप मुनक्का लो और उसके अंदर थोड़ी सी भुनी हुई आप अजवाइन डाल दो, आप उसके अंदर डाल के या पाउडर करके आप उसके अंदर ऐड कर दो, रात भर उसको स्टिल छोड़ दो और सुबह उसको पी लो। अगर वो भी लगता है तो आप एक कपड़े की पोटली बना के उसके अंदर छोड़ सकते हैं, सुबह हटाओ और डायरेक्ट उसको खाली पेट पी लो। और वो आरगवद का जो फ्रूट का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं? पाउडर नेचुरल रहे तो ज़्यादा बेटर है, बट अगर नहीं है तो पाउडर यूज़ कर सकते हैं। पाउडर अगर लें तो थोड़ा सा उसका तरीका बदलना पड़ेगा। पाउडर अगर ले रहे हैं तो रात को सोते वक्त, जब आपने खाना खा लिया, जब सोने जा रहे हैं उस टाइम आप 1 चम्मच गर्म पानी से ले आओ। पहले 1-2 दिन आपको थोड़ा सा पेट क्लियर करेगा, मोशन कर सकता है, बट उसके बाद फिर नॉर्मल आ जाएगा, तो उससे ब्लोटिंग में भी आराम हो ब्लोटिंग जाएगा। में भी आराम आएगा। और आईबीएस के इश्यू के लिए आईबीएस के ये आरगवद वाला उसमें भी काम करता है? आरगवद वाला काम करेगा, पर आईबीएस में और अच्छा काम करेगा बेल को अगर आप ले लें, बहुत सारे आप उसके आजकल जेली भी आती है, आप उसके बहुत सारे आते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कच्चा बेल आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ नहीं है, बेल का सीज़न है, आप डेली उसका शरबत बना के पियो। कोशिश करो चीनी बहुत मत डालो, उसको नेचुरल फॉर्म में लो, बहुत अच्छा है। पर मुझे सबसे अच्छा कच्चे बेल का पाउडर ही लगता है, उसका रिजल्ट सबसे अच्छा। चीज़ ही है, मिल जाते हैं, आप कम से कम ले सकते हैं, वो अच्छा है। अगर नहीं है तो आप खुद भी बना के रख सकते हैं, बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बेल की बात हो ही रही है तो एक बेल से जुड़ी जो मिथ्य धारणा है लोगों के मन में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बेल गर्म होता है, ठंडा है? बेल ठंडा है, बेल ठंडा है, पर आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर तो लगभग गर्म ही बता रहे हैं। गर्म बता रहे हैं, डेफिनेटली है, पर ऐसा नहीं है। पर बेल की जो मतलब मैंने वही बात करी, तासीर और प्रभाव वाली बात करी, मैं सीधा कर्म पे बात करूँ, जो शरीर पे जो कर्म आने वाला है वो उसका ठंडा है। क्योंकि अगर मैं उसके वीर्य पे जाऊंगा तो वो बड़ा टेक्निकल सा टॉपिक हो जाएगा, वो हम दोनों तो डिस्कस कर सकते हैं, बट अगर हमारी ऑडियंस को देखेंगे तो बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक हो जाएगा। चलिए, तो कुल मिला के बेल हम चाहे गर्म आप लोगों को बताते रहे, पर असल में वो आपके शरीर पे प्रभाव ठंडा ही डालता है। हालांकि कच्चा बेल थोड़ा गर्म होता है नेचर में, पका हुआ बेल उसका नेचर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है।
कच्चे बेल की अपेक्षा, और IBS IBD की कंडीशन में ज़्यादा बेहतर कच्चा बेल रहता है। डॉक्टर साहब, आप अभी दिल्ली आए हैं, गुड़गांव आए हैं, तो आपने हाल देखा ही होगा पोल्यूशन का क्या हो रखा है। तो ऐसी कंडीशन में आंतरिक शुद्धि किस प्रकार की जाए, मतलब आप शोधन की बात कर रहे हैं, तो किस तरह हम क्या अपने लंग्स को डिटॉक्स कर सकते हैं? देखो, जब मेरे को पता ना कि आज मेरे को दिल्ली आना है, तो मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ पे पोल्यूशन ना के बराबर है, और मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ पे पोल्यूशन हाईएस्ट है। पोल्यूशन ही तो पोल्यूशन। मैं सुबह ही जब मैं चला तो मैंने अपनी नाक में दो बूंद तेल की डाले। मैंने वैसे तो षडबिंदु डाला, बट आप डालना चाहें तिल का तेल आप डेली डालिए। इसको नस्से कहते हैं। ओके। ये नस्से प्रोसीजर ऐसा होता है कि जिसको आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे क्या है, आपके नेज़ल जो एरियाज रहते हैं वो मॉइस्ट रहते हैं, और जो आपके टर्बिनेट्स रहते हैं, जो जिसको आम भाषा में लोग कहते हैं नाक के अंदर मस्से हैं, पॉलिप हैं, वो एक्चुअल में आपके बैरियर्स रहते हैं। वो गलत चीज़ नहीं है। लोग सोचते हैं कि नाक फूल गई, अंदर से कुछ मस्से हो रखे हैं, नाक टेढ़ी हो गई है, तो वो बैरियर्स हैं। वो आपके बॉडी में जो भी आप जो इनहेल कर रहे हैं, जितने भी टॉक्सिन जा रहे हैं, डस्ट जा रही है, पोल्यूशन जा रहा है, उनको रोकेंगे, ट्रैप करेंगे। बट अब प्रॉब्लम यहीं शुरू होती है। जब वो ट्रैप करेंगे तो इन्फेक्शन को रिटेन करना शुरू करते हैं, जिससे साइनसेस फिल होकर वो ड्रेन आउट नहीं करते, और इसी से साइनोसाइटिस बनता है, राइनाइटिस बनता है, छींकें आ रही हैं, जुकाम है, नाक बंद है, ब्लॉकेज है, तो ये प्रॉब्लम रहती है। तो बेटर है कि आप डेली अपनी नाक में जब भी निकलें, नाक में 2-2 बूंद तेल डालिए और आराम से आप बाहर निकलिए। घर आएँ, नाक को अच्छे से क्लीन करिए। बस ये ध्यान रखना, जब भी नस्से करें, नस्से करके सोना नहीं है, ये भी गलत तरीका है। अगर आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो आप यूजुअली एक चीज़ ये करें। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको जितने भी ओरिफिस हैं अपने, जो भी ओपनिंग है, उसको क्लियर रखना है। तो 2 चम्मच कोकोनट ऑयल लेना है, डेली मॉर्निंग आपको मुंह में रखना है, हल्का सा गर्म करके उससे अच्छा सा कुल्ला करना है। 2-4 मिनट रखना है, उसको स्क्विश करते रहना है, कुल्ला करना है उससे अच्छे से, और फिर उसको स्पिट आउट करना है। इन 2 चीज़ों को भी आप करेंगे ना, तो आप देखेंगे बहुत डिफरेंस आना स्टार्ट होता है। अगर आपको म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है, आपको लगता है हैवीनेस सी रहती है, सुबह सुबह काफ़ी निकलता है, यूजुअली यहाँ मैंने देखा है लोगों को रहता है सुबह उठते ही, तो गर्म पानी के साथ हल्का सा गुड़ लेना शुरू करें। सुबह ही आप खाली पेट छोटा सा पीस गुड़ लेना शुरू करें। आप उसको डेली कंज्यूम करेंगे तो एक्यूमुलेट होके वो आपका बाहर आ जाएगा। बाकी तो नस्से से आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, मैं अभी आपकी जो रील्स की बात बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर वॉच करता हूँ आपकी रील्स को। तो आप कर्णपूरन जी परफॉर्म कर रहे थे जी। कान में तेल डालने वाला, उसके क्या बेनिफिट रहते हैं? कर्णपूरन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको हम या तो किसी को वर्टाइगो की कंडीशन है, चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी को टिनिटस की कंडीशन रहती है, आवाज़ें आती हैं, या माइग्रेन की कंडीशन है, उन सब में कर्णपूरन किया जाता है। कर्णपूरन करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑयल होता है जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं, उसको कान में पूरा भरा जाता है, फिल करा जाता है। उसके बाद ऑयल को निकाल कर उसमें चारों तरफ आपका अभ्यंग स्वेदन किया जाता है, मसाज होती है, हल्का सा स्टीमिंग रहता है, डायरेक्ट स्टीमिंग नहीं, इनडायरेक्ट हल्का सा हीट किया जाता है। उसके बाद धूपन किया जाता है। अच्छा। कुछ ऐसे हर्ब्स रहते हैं आयुर्वेद में जिनको हम यूज़ करते हैं, जिससे धुआं करता है, उससे जो भी न्यूट्रिशन है वो आसपास मिलता है और सेंसेस हमारी एक्टिवेट होना स्टार्ट होती है। तेल सेफ रहता है कान में डालना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में अगर कोई इंजरी नहीं है या ऑडिटरी कैनाल में कोई इंजरी नहीं है तभी, वरना आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप तो मतलब घर पे नहीं कर सकते? घर पे नहीं करना, ये प्रॉपर प्रोसीजर है, आपको घर पे नहीं करना चाहिए। चलिए डॉक्टर अंकित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी चीज़ें मुझे ख़ास तौर पे आपने ये जो इलायची वाला बताया, ये मैं इसके ऊपर रील ज़रूर बनाऊँ। तो बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला और बहुत शानदार जानकारी आपने लोगों को दी, और बहुत कम शब्दों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।